नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए मुगल इतिहास का नाम सुनते ही अक्सर 3 शब्द दिमाग में घूमते रहते हैं: मनसबदारी, जागीरदारी और जमींदारी। कंफ्यूजिंग है ना? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि मोहित सर ने ये काम बहुत आसान कर दिया है समझना। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। और इसके लिए हम कोई भारी भरकम किताब नहीं उठाएंगे, बल्कि एक बहुत ही मजेदार और मॉडर्न तरीके से इसे समझेंगे। तो शुरू करें। चलिए एक काम करते हैं। मुगल साम्राज्य को एक बहुत बड़ी, मतलब एक मैसिव कॉरपोरेशन की तरह सोचकर देखते हैं। यकीन मानिए, ये तरीका इसे समझना बहुत ही ज्यादा आसान बना देगा। तो हमारी इस काल्पनिक कंपनी का नाम है मुगल एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड। शानदार नाम है ना? चलिए अब जरा इस कंपनी के अंदर चलकर देखते हैं कि काम कैसे होता था। तो सबसे पहले बात करते हैं मनसबदारी की। ये हमारी कंपनी यानी मुगल एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड के स्ट्रक्चर का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है। अब ये मनसब क्या है? आसान भाषा में ये कंपनी में आपका ऑफिशियल जॉब रैंक या डेजिग्नेशन है। ये आपकी सैलरी नहीं है, ये आपका स्टेटस है, आपका ओहदा। जैसे आज की कंपनी में कोई मैनेजर होता है, कोई वाइस प्रेसिडेंट, बस वो ही था मनसब। और देखिए, इस रैंक के भी 2 हिस्से थे। पहला था जात और दूसरा सवार। जात से तय होता था आपका पर्सनल स्टेटस और आपकी सैलरी कितनी होगी, और सवार से ये तय होता था कि आपको अपने अंडर कितने घुड़सवार सैनिक रखने होंगे, मतलब आपकी मिलिट्री जिम्मेदारी। तो अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो आपका मनसब आपके ऑफिस का आईडी कार्ड था, जिस पर साफ साफ लिखा होता था कि इस कंपनी में आपकी हैसियत और आपकी जगह क्या है। सिंपल। अच्छा, अब रैंक तो मिल गया, डेजिग्नेशन भी पक्का हो गया, तो अगला सवाल क्या होगा? अरे भाई, सैलरी कैसे मिलेगी? तो बस यहीं से एंट्री होती है जागीरदारी सिस्टम की। देखिए, हमारी जो मुगल कंपनी थी ना, वो ज्यादातर सैलरी कैश में नहीं देती थी। कंपनी के सीईओ यानी बादशाह आपको सैलरी के बदले जमीन का एक टुकड़ा देते थे, जहां से आप टैक्स वसूल सकते थे, और बस वही इलाका आपकी जागीर कहलाता था। इसका प्रोसेस बड़ा सीधा था। स्टेप 1, बादशाह ने मनसब यानी रैंक दिया। स्टेप 2, उस रैंक के बराबर की एक जागीर दे दी। स्टेप 3, मनसबदार ने उस जागीर से टैक्स वसूला। और स्टेप 4, उसी टैक्स के पैसे से अपनी सैलरी ली और अपने घुड़सवारों को भी मेंटेन किया। यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है। जागीरदार उस जमीन का मालिक नहीं होता था, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ एक टैक्स कलेक्टर था, और उसकी ये पोस्टिंग यानी जागीर टेम्पररी और ट्रांसफरेबल थी। आज दिल्ली में तो कल आगरा में, बिल्कुल आज की नौकरी की तरह। तो एक तरह से ये सैलरी अलाउंस था। तो अब तक हमने कंपनी के एम्प्लॉयज की बात की, लेकिन अब इस कहानी में एक तीसरे किरदार की एंट्री होती है, जमींदार। और ये किरदार पहले 2 से एकदम अलग है। जमींदार हमारे मुगल एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड का एम्प्लॉय नहीं है। ये उस इलाके का लोकल बॉस है, जिसके पास बाप दादा के जमाने से जमीन का मालिकाना हक है। ये कंपनी के पेरोल पर नहीं है। जमींदार का ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अधिकार वंशानुगत यानी हेरिडिटरी थे। बादशाह या कंपनी इनसे डील करती थी कि भाई तुम किसानों से टैक्स इकट्ठा करो, अपना कमीशन काटो, और बाकी का पैसा हमारे मैनेजर यानी जागीरदार को जमा करा दो। तो जमींदार किसान और सरकार के बीच का एक बिचौलिया था। तो अब समय आ गया है कि इन तीनों टुकड़ों को एक साथ जोड़ें और देखें कि ये पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन एक साथ मिलकर कैसे काम करती थी। इस टेबल को देखिए, सारी कहानी एकदम साफ हो जाती है। मनसबदार और जागीरदार दोनों ही सरकारी अफसर थे। उनका पद, उनकी जगह, सब कुछ ट्रांसफरेबल था। दूसरी तरफ जमींदार एक लोकल बिचौलिया था, जिसके अधिकार हेरिडिटरी और परमानेंट थे। और अब वो सबसे जरूरी बात, जो इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है। एक प्रो टिप की तरह इसे याद रख लीजिए। हर जागीरदार एक मनसबदार होता था, लेकिन यह बिल्कुल जरूरी नहीं कि हर जमींदार भी मनसबदार हो। बस इस एक लाइन को अगर समझ लिया तो आधी से ज्यादा उलझनें वहीं खत्म हो जाएंगी। और अंत में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जरा सोचिएगा। एक ऐसा सिस्टम जो एक तरफ ट्रांसफरेबल रैंक पर बना हो और दूसरी तरफ हेरिडिटरी यानी वंशानुगत पावर पर टिका हो, वो लंबे समय में क्या लाएगा? स्थिरता या टकराव? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।